टू गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 जिसका नाम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर का आज हमारा 3rd लेक्चर है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था मीनिंग से लेकर पार्टनरशिप के टाइप तक। सेकंड में हमने इसके मेरिट डिमेरिट और थर्ड के अंदर आज हम स्टडी करेंगे पार्टनर्स के टाइप और माइनर एज ए पार्टनर के रूप में उसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सारी चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो स्टूडेंट मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। टाइप्स ऑफ पार्टनर, देखो पार्टनरशिप फर्म में 2 तरह के पार्टनर होते हैं। पहले नंबर पे वे होते हैं जिनका फर्म से सीधा संबंध होता है और ये फर्म में क्या करते हैं, पूंजी लगाते हैं और प्रॉफिट एंड जो लॉस होता है उसके हिस्सेदार होते हैं। ऐसे साझेदार को जो पूंजी लगाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में भी हिस्सा होता है, ऐसे पार्टनर को हम फुल फ्लेज पार्टनर कहते हैं। सेकंड नंबर पे वे पार्टनर आते हैं जिनका फर्म के व्यवसाय में पूर्ण हित नहीं होता। ये साझेदार किसी विशेष उद्देश्य से यानी कि कोई स्पेशल पर्पस से ही फर्म से जुड़े हुए होते हैं और इनके द्वारा फर्म में पूंजी लगाना ना लगाना, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा लेना कोई ज़रूरी नहीं होता। ऐसे पार्टनर्स को कहते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। तो ये 2 टाइप के पार्टनर हैं जिनको हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले नंबर पे कौन से, फुल फ्लेज पार्टनर, और सेकंड नंबर पे आते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। तो इनको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आते हैं फुल फ्लेज पार्टनर। इनकी भी आगे कुछ कैटेगरी बना दी गई है। सबसे पहला आता है एक्टिव पार्टनर। इसके नाम से ही पता चल रहा है, वे पार्टनर जो फर्म के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं उनको सक्रिय या एक्टिव पार्टनर कहते हैं। जो एक्टिव रहते हैं बिजनेस के ऑपरेशन के टाइम या ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो उनको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। ये पूंजी भी लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी लेते हैं और इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ऐसे पार्टनर फर्म में एक एज ए एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके लिए सभी पार्टनर बाध्य होते हैं, इसलिए इन्हें आप जर्नल या ऑर्डिनरी पार्टनर भी कह सकते हो। सेकंड नंबर पे आते हैं स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग, इसके भी नाम से पता चल रहा है, निंद्रालु, यानी कि ये ऐसे पार्टनर होते हैं जो दूसरे साझेदारों की तरह पूंजी विनियोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी लेते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। पर इनको स्लीपिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो हमारी बिजनेस ऑपरेटिंग की एक्टिविटी है उसमें ये पार्ट नहीं लेते, इस कारण से इनको स्लीपिंग पार्टनर कहा गया है, यानी कि व्यावसायिक क्रिया में ये संचालन में कोई भाग नहीं लेते। थर्ड नंबर पे आता है सीक्रेट पार्टनर, गुप्त। इसके भी नाम से पता चल रहा है, वह साझेदार जिसके फर्म के साथ संबंध की आम जनता को जानकारी ना हो, पब्लिक को कोई जानकारी नहीं है कि ये व्यक्ति पार्टनर भी है। ऐसे पार्टनर को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। इसकी शेष विशेषताएं जो होती है, पूंजी भी लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी लेता है और इसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। बाकी सारी जो अन्य विशेषताएं होती है और पार्टनर की तरह ही होती है, बाकी सिर्फ पब्लिक को इसकी जानकारी नहीं होती कि कोई इस नाम का भी कोई पार्टनर है। तो ऐसे पार्टनर को कहा जाता है फुल फ्लेज पार्टनर। अब आता है सेकंड नंबर पे नॉट फुल फ्लेज पार्टनर कौन होते हैं। सबसे पहले नंबर आता है नॉमिनल पार्टनर्स, नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र के साझेदार या नॉमिनल पार्टनर्स का अभिप्राय ऐसे पार्टनर से जो न तो पूंजी लगाते, ना लाभ हानि में हिस्सा लेते, नए व्यवसाय के संचालन में कोई भूमिका निभाते। इस प्रकार के व्यक्ति को फर्म में केवल उसकी पर्सनल गुडविल का लाभ उठाने के लिए ही पार्टनर बनाया जाता है। अब देखो पार्टनर भी बन गया, ना तो ये कैपिटल लगाएगा, ना लाभ हानि में हिस्सा लेगा, ना कोई काम करेगा, तो ऐसा पार्टनर कौन बनना चाहेगा। इस प्रकार के साझेदार का फर्म के साथ भी कोई संबंध न होते हुए भी ये अन्य पक्षकारों के प्रति ठीक उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा जिस तरह से एक एक्टिव पार्टनर होता है। देखो अब सारे काम ये पार्टनर की तरह कर रहा है, पर ना हिस्सा ले रहा है, रिस्पॉन्सिबल भी है और ना प्रॉफिट शेयर में हिस्सा ले रहा। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो ऐसे फ्री में ही पार्टनर बनना स्वीकार कर लेगा।
तो इसका एक ही आंसर है। जैसे एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं, बेटे द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय में पिता का नाम का साझेदार बनना इस तरह का पार्टनर हो सकता है। इसके बाद आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, प्रदर्शन द्वारा, केवल दिखावे के द्वारा कहे कि मैं पार्टनर हूँ। जब कोई व्यक्ति फर्म में साझेदार न होते हुए भी कहे हुए शब्दों या आचरण के द्वारा ऐसा दिखाता है कि वह साझेदार है, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहा जाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई दूसरा पक्षकार उसके इस तरह के प्रदर्शन के कारण फर्म को लोन दे देता है, तो ये साझेदार अन्य साझेदारों की भांति ही ऋण चुकाने का उत्तरदायी भी होगा, और ऐसा साझेदार बाद में अपने कथन की सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। लिमिटेड पार्टनर, सीमित साझेदार वह व्यक्ति होता है जिसका दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी तक ही सीमित होता है। यानी कि उसने, अगर मान लेते हैं 2 पार्टनर है, दोनों ने 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है, बाई चांस फर्म डूब जाती है और फर्म को देनदारियां क्रिएट हो जाती है 3 लाख की, ठीक है, तो फर्म की एसेट से बेचकर तो 2 लाख रुपए आए हैं, भुगतान 3 लाख करने हैं। तो अब देखो ए जो पार्टनर है वो क्या है, लिमिटेड पार्टनर है ए। तो इस नुकसान के टाइम 3 लाख भुगतान करने हैं, 3 लाख में से इसकी कैपिटल 1 तक लगी हुई है, तो इसकी 1 ही डूबेगी, और इसकी 1 + 1 जो एक्स्ट्रा है वो बी को ही पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कारण इसको बी को 1 लाख रुपए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह का कोई पार्टनर होता है उसको लिमिटेड पार्टनर कहा जाता है। माइनर पार्टनर कौन होता है? कोई भी व्यक्ति जिसमें अनुबंध करने की क्षमता ना हो साझेदार नहीं बन सकता। इस नियम के अनुसार एक जो आवश्यक माइनर होता है वो भी तो पार्टनर नहीं बन सकता, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं होती। लेकिन कंपनी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में एक प्रोविज़न है, उसके अकॉर्डिंग अगर दूसरे पार्टनर चाहे तो एक माइनर को फर्म में एज ए पार्टनरशिप के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ध्यान रखना कि जो माइनर होगा वो साझेदार फर्म की हानि में हिस्सा नहीं लेगा, और इसका दायित्व भी कैसे होगा, इसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड ही होगी। यानी कि ना तो ये हानि में हिस्सा लेगा और ना ही इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, केवल लिमिटेड ही होगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। केवल प्रॉफिट का पार्टनर है, उसमें लॉस में कोई हिस्सा नहीं। तो अगर आप समझ रहे हो कि केवल प्रॉफिट में है तो ये वाला आवश्यक होगा, नहीं, ये नहीं है। यह साझेदार आवश्यक साझेदार से यानी कि माइनर पार्टनर से अलग होता है। ऐसा साझेदार केवल फर्म के लाभ में भागीदार होता है। ध्यान रहे कि ये साझेदार अन्य पक्षों के प्रति शेष साझेदारों की भांति ही उत्तरदायी होता है। ऐसे साझेदार का दायित्व भी असीमित होता है। ऐसे साझेदार को फर्म के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस की जो एक्टिविटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है, उसमें ये कोई पार्ट नहीं लेता। इस कारण से इसको पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली कहा गया है। तो इसके बाद ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब पढ़ते हैं, इसमें एक आया था माइनर एज ए पार्टनर। देखो माइनर होता कौन है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की होती है, और आवश्यक की एक मेन विशेषता ये होती है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई एबिलिटी नहीं होती। एक आवश्यक के साथ किसी भी टाइप का कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भी जाता है तो वो व्यर्थ माना जाता है। इसका अर्थ है कि अगर एक आवश्यक कोई वादा करने के बाद उसे पूरा करने से इनकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो पक्षकार है जिसके सामने इसने वायदा किया है तो वो कोर्ट की शरण में भी नहीं जा सकता। तो क्या एक आवश्यक व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकता है? यदि हाँ, तो उसके अधिकार और दायित्व क्या होंगे, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। वैसे तो कहा गया है कि आवश्यक जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति साझेदार नहीं बन सकता जिसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो, पर फिर भी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 के अनुसार
कोई भी आवश्यक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, किंतु एक कंडीशन में हो सकता है, अगर सभी साझेदारों की सहमति हो तो एक माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। इस प्रकार कहा भी जाता है कि एक आवश्यक साझेदार तो हो सकता है लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे होंगे। तो अब हम देखते हैं, जब एक माइनर पार्टनर बनता है तो उसकी जो भी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या क्या है, अधिकार और इसके दायित्व क्या होंगे, इनको दो पार्ट में डिवाइड करके हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। 18 साल की उम्र पूरी करने से पहले, यानी कि जिस टाइम वो आवश्यक होता है उस टाइम वो एज ए पार्टनर उसके क्या क्या अधिकार और दायित्व होंगे। तो इसके राइट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ माइनर पार्टनर, कौन कौन से अधिकार होंगे। पहला अधिकार, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स। आवश्यक साझेदार को फर्म के लाभ और संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार है, ठीक है। उसके साझेदारी में प्रवेश के समय जो निश्चित किया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही उसको मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, लॉस में इसका लॉस जो भी होगी बिजनेस में उससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। सेकंड राइट इसका है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो फर्म की बुक्स है उनको वो देख सकता है, उनकी जांच कर सकता है, उनकी नकल यानी कि उनकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। ध्यान रखना है, आवश्यक साझेदार की पहुंच जो गुप्त बातें लिखी होती है या उन पुस्तकों तक नहीं होती जो फर्म की गुप्त बातें जिसमें लिखी होती है, वो बुक एक माइनर पार्टनर नहीं देख सकता। थर्ड है राइट टू फाइल सूट। एक आवश्यक साझेदार जब फर्म से अपना संबंध तोड़ रहा होता है तो वह फर्म में अपने हिस्से के भुगतान के लिए न्यायालय में दावा भी कर सकता है। तो 3 इसके राइट है। इसके बाद आता है अगर वह आवश्यक होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो देखो जो साझेदार और होते हैं उनका असीमित दायित्व होता है, मेन विशेषता होती है आवश्यकता पड़ने पर फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है इस विशेषता के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात केवल जो आवश्यक साझेदार है उस पर लागू नहीं होती, क्योंकि उसका दायित्व केवल फर्म में लगाई गई पूंजी तक ही विनियोजित पूंजी तक ही होगा। यानी कि उसकी जितनी फर्म में पूंजी लगी हुई है, अगर फर्म किसी कारण से बंद हो जाती है और दिवालिया हो जाती है तो केवल उतने रुपए ही उसके डूबने के चांसेस है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति प्रयोग में नहीं की जाएगी। जबकि और साझेदार हैं उनकी व्यक्तिगत संपत्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है देनदारियों को चुकाने के लिए। तो ये थे इसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो माइनर होता है तब। अब सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजोरिटी। जब वो 18 साल की उम्र हो जाती है तो वो मैच्योर हो जाता है, यानी कि एक वयस्क साझेदार हो जाता है। उस टाइम उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो आवश्यक साझेदार जो अभी वयस्क हो गया, 18 साल का हो गया है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और जिसमें ये बताना पड़ेगा कि वो अभी साझेदार बना रहेगा या नहीं भी रहेगा। अगर कोई सूचना नहीं देता है तो पूरा साझेदार माना जाएगा और फर्म के प्रति उसकी स्थिति किस तरीके से निर्धारित होगी, इसमें भी दो पार्ट में आप बांटकर इसको करोगे। पहला, जब वो फर्म में साझेदार बनना स्वीकार करता है, व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर। अब कंडीशन आ गई, अगर वो फर्म में साझेदार बना रहना चाहता है तो वो वयस्क हो गया है तो एक और पार्टनर की तरह ही उसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। जैसे अब उसका दायित्व क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। अब उसे लाभ में हिस्से के साथ साथ क्या होगा, हानि में भी हिस्सा लेना पड़ेगा और लाभ का हिस्सा तो पहले वाला ही रहेगा। पहले वाला मतलब अगर 3 पार्टनर है, ABC 2:1:3 का रेशो है और ये माइनर है तो पहले भी इस रेशो में प्रॉफिट मिल रहा था, अब भी प्रॉफिट और लॉस दोनों इसी रेशो में ही मिलेंगे। थर्ड आता है, वह अपनी नाबालिग की अवधि में किए गए सारे कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। अगर वो जब माइनर था उस टाइम उसने कोई गलती कर दी या फर्म में उसकी वजह से नुकसान हो गया
तो उस नुकसान के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा और उस नुकसान की भरपाई उसे अब मैच्योर होने के बाद पूरी करनी पड़ेगी। ये कंडीशन वो थी जब वो एक पार्टनर बना रहना चाहता है। सेकंड आती है व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर, जब वो फर्म में पार्टनर ही नहीं बना रहना चाहता, यानी कि फर्म से निकलना चाहता है या पार्टनर नहीं बना रहना चाहता, तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। इस सिचुएशन में क्या होता है, जिस दिन वो पब्लिक नोटिस देगा उसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होंगे जो आवश्यक है। मान लेते हैं वो 5 मई को मैच्योर होता है, 18 साल का होता है, ठीक है, और इसने दिया है 10 जुलाई को ये नोटिस दिया है, तो 10 जुलाई तक इसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वही रहेंगे जो पहले 5 मई से पहले थे, वो वाले ही रहेंगे। इसके बाद आता है सूचना देने की तिथि के बाद के फर्म के कार्यों के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। मान लेते हैं वो सूचना दे देता है किसी तारीख को, उस तारीख के दूसरे दिन ही फर्म में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो उसमें भी वो हिस्सा नहीं ले सकता। उसे अन्य साझेदारों पर संपत्ति और लाभ में भाग लेने के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार है। अगर मान लेते हैं और पार्टनर उसको उसका हिस्सा नहीं देते एसेट्स में, प्रॉफिट में, तो वो कोर्ट की शरण में भी जा सकता है। तो इस तरह एक पार्टनर जब माइनर रहता है तो उसकी क्या राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब वो मैच्योर हो जाता है पार्टनर बना रहता है तो क्या सिचुएशन होती है, और जब वो नहीं बना रहना चाहता है तब क्या सिचुएशन होती है, ये आज हमने स्टडी किया है। स्टूडेंट, अगर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।